नमस्कार दोस्तों। सिविलियन आईएएस में आज से पहली कक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की हो रही है और अभी वीकेंड क्लास चलेंगे सैटरडे और संडे को। प्रतिदिन लाइव क्लास वीकेंड में आपको इसका मिल जाएगा और मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आप जान करके और जो इससे मुख्यतः 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं वो आप पूरी तरह सॉल्व करने में सक्षम होंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी इस क्लास से लाभ होगी। आज इस कक्षा में हम बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं, होता क्या है। हालांकि ये फंडामेंटल है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत अमेरिका संबंध, क्योंकि वर्तमान समय में भारत अमेरिका की नजदीकियां जिस तरह से बढ़ रही हैं तो इसलिए बिल्कुल ही बनता है कि भारत और अमेरिकी संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसा है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। 2 शब्द हैं, एक जो है आपका अंतरराष्ट्रीय, इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल भी कहते हैं, और संबंध का मतलब होता है रिलेशन। कोई भी संबंध बनाने के लिए कम से कम 2 राष्ट्र आवश्यक होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम लोग कोई संबंध बनाते हैं तो क्या होना चाहिए, 2 राज्य होने चाहिए अथवा राष्ट्र। चूंकि राज्य का हम लोग मतलब राष्ट्र से ही लगाते हैं, लेकिन किस तरह का राष्ट्र हो, कैसा राज्य हो। हमारा भारत भी कभी डोमिनियन राज्य था, तो क्या डोमिनियन राज्य से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होंगे? संबंध स्थापित करने के लिए राज्य और राष्ट्र वैसे होने चाहिए जो संप्रभु हो। क्या हो? संप्रभु हो। संप्रभु राष्ट्र के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की महत्ता नहीं रह जाती। जहां तक हम लोग बात करते हैं कि प्राचीन विश्व और मध्ययुगीन विश्व और वर्तमान विश्व, हम लोग तीनों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा व्याख्या कर लेते हैं, था कि नहीं था। तो प्राचीन विश्व कहेंगे या हम लोग भारत कहें, भारत पढ़ रहे हैं। मध्ययुगीन संबंध, तो मध्ययुगीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या थे, और आधुनिक हम सबकी बारी बारी चर्चा भी समझ लेते हैं। प्राचीन काल में क्या राष्ट्र पूर्णतः निर्मित थे? सभ्यताओं का विकास हो रहा था और सभ्यताएं कुछ विशेष क्षेत्रों में सिमटी हुई थी, उनका कोई बाउंड्रीकरण नहीं था। तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं है कि जो प्राचीन, जब जैसे मान लीजिए कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, या उसके पहले हम लोग कुरु की बात करते हैं, पंचाल की बात करते हैं, अहिछत्र की बात करते हैं, भारत की ही बात करते हैं, और तत्कालीन समय के दूसरी सभ्यताएं, इन देशों में संबंध तो थे, लेकिन वो संबंध कैसा था? व्यापारिक था, सौहार्दिक संबंध था। आज के वर्तमान जैसे संबंध नहीं पाए गए। तो प्राचीन विश्व में भारत का संबंध लगभग एक सौहार्द का वातावरण, आयात निर्यात, व्यापार, सुविधाओं का कुछ ट्रांसफर हुआ करता था, लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध लिखित नहीं हुआ करते थे। मध्ययुगीन भारत की बात करें, यह वह दौर था जब दुनिया में राष्ट्रों का निर्माण होना शुरू हो गया था। सभ्यताएं विकसित लगभग हो चुकी थी और राष्ट्र राज्य की संकल्पना भी लगभग हो चुका था, लेकिन इस समय भी दुनिया के अधिकांश देश आधुनिक नहीं बने थे और ये पूर्णतः संप्रभु नहीं थे। विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव, राज्य की सीमा विस्तार करना, वैसे समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई राज्य अपना लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार करने में लगा हो तो वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे बना सकता है, या विश्व के दूसरे देश कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं कि चीन से संबंध बनाने में कोई सोचेगा, चीन एक ऐसा देश है जो अपने किसी पड़ोसी का नहीं हुआ। तो मध्ययुगीन सभ्यताओं में क्या हो रही थी, राष्ट्रों में यही हो रहा था कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अपने सीमा विस्तार में लगे हुए हैं, उनकी बाउंड्री स्थिर नहीं थी। फिर भी चर्चा उसी करेंगे हम लोग। जो वेस्टफैलिया के संधि हुआ था जर्मनी में, उसमें से 2 देश स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड का जो जन्म हुआ था, तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का शुरुआत वहां पर हो चुका था।
लेकिन आज के आधुनिक युग में लगभग जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो चुकी है तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रगाढ़ता देखी जा रही है और संबंध कई स्तरों पर लगातार बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा एक पैरा में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है और भारत का विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लिखिए, तो प्रश्न लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या समझते हैं। हालांकि ये सवाल डायरेक्ट तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानने के लिए होगा। इसका उत्तर लिखा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कम से कम दो देशों अथवा विभिन्न देशों के बीच संबंध है। इसके तहत संप्रभुता प्राप्त राज्यों अब्लिक राष्ट्रों विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों गैर सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं और कंपनियों की संबंधों का अध्ययन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अहम हिस्सा है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मूल में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल में है। मूल में है, सेंटर में। नीचे लिखिएगा, थोड़ा सा हम लोग प्राचीन मत चर्चा करेंगे। प्राचीन विश्व में राज्यों और राष्ट्रों का निर्माण शैशवावस्था में थी। राज्यों और राष्ट्रों का निर्माण शैशवा अवस्था में थी। इनका पूर्ण सीमांकन भी नहीं हुआ था। दूरस्थ क्षेत्रों में संचार और आवागमन के साधन लगभग नहीं के बराबर था। इस समय दो निकटवर्ती सभ्यताओं के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान
वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान जैसी छोटी छोटी संधियां हुआ करती थी, जैसे छोटी छोटी संधियां हुआ करती थी। अतः वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसी, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसी कोई संबंध उस समय नहीं था, चाहे कोई संबंध प्राचीन समय में नहीं था। पैराचेंज मध्य युग तक राष्ट्र और राज्यों का, राष्ट्र और राज्यों का अस्तित्व नहीं था, राष्ट्र और राज्यों का अस्तित्व नहीं था। इस समय के राज्य और राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र की कोई कल्पना कर भी सकता था, कोई कल्पना कर भी सकता है, कर भी सकता था तो वे सीमा विस्तार, तो वे सीमा विस्तार और अपने अस्थायित्व के लिए ही संघर्षरत थे। तो वे सीमा विस्तार और अपने अस्थायित्व के लिए ही संघर्षरत थे, संघर्षरत थे। अतः तकनीकी दृष्टि से, अतः तकनीकी दृष्टि से मध्य युग में भी, तकनीकी दृष्टि से मध्य युग में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध संभव नहीं थे। नहीं थे। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों को उजागर करने वाली, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को उजागर करने वाली राजनीतिक गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को उजागर करने वाली राजनीतिक गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से थीं। मतलब क्या समझ सुनीता? मतलब यह हुआ कि मध्य युग तक भी कोई तक आधुनिक संबंध नहीं थे, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर कोई गतिविधि होती थी तो उसको उजागर करने वाली संस्थाएं थीं। पैराचिन हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्य व्यवस्था की अवधारणा, राष्ट्र राज्य व्यवस्था की अवधारणा के उदय के संकेत, राष्ट्र राज्य अवधारणा के उदय के संकेत 1648 ईस्वी की वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया ऐसे लिखिएगा, वेस्टफेलिया
ट्रीटी बोलते हैं इंग्लिश में, वेस्टफेलिया ट्रीटी। यह जर्मनी में है, एक शहर है वहां की। वेस्टफेलिया ट्रीटी या वेस्टफेलिया की संधि से मिलते हैं। इस संधि के द्वारा यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध, इस संधि के द्वारा यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 का समापन हो गया, का समापन हो गया। और राज्य और राज व्यवस्था को, राज्य और राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। इस संधि के द्वारा स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड जैसे, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड जैसे, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड जैसे दो नए राज्यों की स्थापना हुई। साथ ही इन संबंधों के द्वारा ही रोमन कैथोलिक, इन संबंधों के द्वारा ही रोमन कैथोलिक चर्च की सत्ता को, चर्च की सत्ता को सभी यूरोपीय शासक अस्वीकार कर दिए। और धर्म की सत्ता से ऊपर उठकर, धर्म की सत्ता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में पहल किए। करने की दिशा में पहल की। पैराचेंज। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंध तकनीकी से जुड़े हुए हैं। अर्थात नए युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मजबूती से पालन किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बाद से, यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बल मिला है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बल मिला है। आज विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, आज विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग
इन संबंधों से अछूते नहीं हैं। आज विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग इन संबंधों से अछूते नहीं हैं। विश्व के किसी एक कोने में होने वाली कोई घटना, विश्व के किसी एक कोने में होने वाली कोई घटना, विश्व के किसी एक कोने में कोई होने वाली घटना संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है, संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। इसका ताजा उदाहरण 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को जब भारत का चंद्रयान/विक्रम लैंडर, भारत का चंद्रयान 3/विक्रम लैंडर जब चांद की धरती पर उतरा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, तब पूरा विश्व एक संबंध की डोरी में बंध गया। ग्यारह सितंबर 2001 को 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में घटी घटना, कौन घटना हुआ था? ट्विन टावर पर हमला हुआ था। 11 सितंबर 2001 को, बोलते हैं 9/11, एक को घटी, अमेरिका में घटी घटना ग्लोबल विलेज, वैश्विक ग्राम के विषय में, वैश्विक ग्राम के विषय में हमारी पुरानी अवधारणा को बदल कर रख दिया था, पुरानी अवधारणा को बदल कर रख दिया था। और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध संबंधों को मजबूत करने का कार्य किया था। आतंकवाद के विरुद्ध संबंधों को मजबूत करने का कार्य किया था। पैरा चेंज। आज विश्व के किसी भी एक क्षेत्र में, आज विश्व के किसी भी एक क्षेत्र में जब कहीं आग लगता है, झोपड़ियां जलती हैं, जब कहीं आग लगता है, झोपड़ियां जलती हैं, परमाणु विस्फोट होते हैं, तो इसका प्रभाव विश्व के दूसरे कोने में अवस्थित, विश्व के दूसरे कोने में अवस्थित किसी क्षेत्र के लोग प्रभावित हो जाते हैं, किसी क्षेत्र के लोग प्रभावित हो जाते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से हुए प्रदूषण, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से हुए प्रदूषण अंटार्कटिका के बर्फ को पिघला सकते हैं, चाहे अंटार्कटिका के बर्फ को पिघलाते हैं।
दिलाते हैं। दुनिया के विकसित और विकासशील देशों द्वारा, दुनिया के विकसित और विकासशील देशों द्वारा दुनिया के विकसित और विकासशील देशों द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा और प्रदूषण अफ्रीका के गरीब देशों और गरीब कस्बों के लोगों को अपंग बना रही है। अफ्रीका के गरीब देशों और गरीब कस्बों के लोगों को अपंग बना रही है। अतः ऐसी घटनाओं को विश्व के देश अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। अतः ऐसी घटनाओं को विश्व के देश और संस्थाएं अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सही दिशा में मजबूत करने का प्रयास करते हैं। पैराचन थोड़ा बचा है। पैराचन वर्तमान समय में हमारे वर्तमान समय में भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव लगातार बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव लगातार बढ़ा है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता इत्यादि भी प्रभावित हो रही है। देश की सीमा के बाहर क्या हो रहा है, और जो हो रहा है, क्या हो रहा है और जो हो रहा है, उसका भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पड़ोस में होने वाली घटनाओं को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को स्थापित करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को स्थापित करके राष्ट्र और राज्य अपने को कहीं अधिक सुरक्षित, सुदृढ़, अपने को कहीं अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ और विकसित कर सकते हैं।
नीचे एक पैरा में थोड़ा सा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति पंचशील के सिद्धांतों से प्रभावित है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति पंचशील के सिद्धांतों से प्रभावित है। जो आजादी के बाद हमारे प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनके सहयोगियों द्वारा इस सिद्धांतों को अपनाया गया था, इन सिद्धांतों को अपनाया गया था। ये सिद्धांत चाहिए पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला, एक दूसरे के लिए क्षेत्रीय अखंडता, एक दूसरे के लिए क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, एक दूसरे के लिए क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, आपसी सम्मान। इसका मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के क्षेत्रों को अखंडित रखना। जैसे मान लीजिए कि भारत है, कोई पड़ोसी देश है, तो हम उससे दूसरे क्षेत्रों को खंडन की दिशा में कोई काम नहीं करेंगे, कोई हम हमला नहीं करेंगे, उससे कोई हम खंड अपने में मिलाएंगे नहीं। अखंडता की बात की जा रही है। लेकिन अभी तो बात कुछ और की जा रही है। रोज भारत में कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में तोड़ देंगे, लेकिन हमारा पंचशील सिद्धांत क्या कहता है? हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, उसे खंडन नहीं करेंगे। दूसरा, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे के भूक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं होगा। दूसरा, आपसी गैर आक्रामकता, माने हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। देखिए अब हम बता रहे हैं, दोनों मंत्र समझिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान करना। बिना आक्रमण किए हुए देशों को तोड़ा जाता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। बिना आक्रमण किए हुए भी दूसरे देशों को तोड़ा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि हमको पाकिस्तान से बलूचिस्तान को तोड़ना हो तो क्या करेंगे? बलूचिस्तान में जो आंदोलन हो रहे हैं, जो आंदोलनकारी है, उनको हम धन मुहैया करा देंगे, उनको हम अपनी नैतिक बातों को मुहैया करा देंगे, और क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो क्षेत्रीयता, अखंडता और संप्रभुता के समान करने के लिए हम अपने सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, लेकिन हम चाहें तो बिना आक्रमण किए हुए भी किसी को तोड़ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान द्वारा भारत के जम्मू और कश्मीर को तोड़ने के कितने प्रयास किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं। जो कश्मीर में रह रहे अलगाववादी हैं, उनको लगातार धन मुहैया, टेक्नोलॉजी सब कुछ दी जा रही है, नहीं दी जा रही है। तो यही होता है कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को हम लोग समझेंगे, रक्षा करेंगे। हमारा पहला शील है, पंचशील है। दूसरा है आपसी गैर आक्रामकता, माने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा पंचशील है, दूसरा शील है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। अर्थात भारत किसी पर पहले आक्रमण नहीं करेगा, अर्थात भारत पहले किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा शील है दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा सील हमारा है समानता की दृष्टि से, समानता की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को देखना, समानता की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को देखना। और पांचवा सील है शांति और पारस्परिक लाभ। हम शांति बना के रखेंगे और एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे। शांति और पारस्परिक लाभ, ये पंचशील के क्या हुए? 5 सिद्धांत हुए, ठीक है ना। पाराचन, अतः उपरोक्त तथ्यों और विश्लेषणों से स्पष्ट है, उपरोक्त तथ्यों और विश्लेषणों से स्पष्ट है, उपरोक्त तथ्यों और विश्लेषणों से स्पष्ट है उपरोक्त तथ्यों और विश्लेषणों से स्पष्ट है कि वर्तमान युग में बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के किसी संप्रभु राष्ट्र और राज्य को, किसी संप्रभु राष्ट्र और राज्य को लंबे समय तक अस्थाई विकास की दिशा में नहीं रखा जा सकता है। इन्हें अपने विकास के लिए सुरक्षा, व्यापार, अपने विकास के लिए सुरक्षा, व्यापार, और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ही रहना होगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करना ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करना ही होगा। ठीक है। तो अब कहीं से कहीं कोई अगर इंटरव्यू का सवाल हो, इतना लंबा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहीं से एक टॉपिक दे ही दे के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो आपको जानकारी हो गई है, इसका उत्तर दिया जा सकता है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्तमान दुनिया में क्या है, कैसे हैं, इस पर कई तरह के हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध किया गया है जलवायु के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, रियो सम्मेलन, ये सब क्या है? ये संबंध ही है। इस संबंध बनाए जाते हैं, संधियों पर साइन की जाती है, और जब संधि पर साइन की जाती तो क्या होता है? हमारा क्वाड है, हमारा ब्रिक्स क्या है, सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ब्रिक्स के देशों के साथ एक हम संबंध स्थापित किए हैं, एक नहीं है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित किया जाता है।